students, welcome to Soumya's Common Station. So in this video we will study about the merits of joint stock company. ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि joint stock company क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं. इस वीडियो में we will see the merits and demerits. joint stock company के क्या होते हैं. So first of all we will look into the merits. merits का मतलब merits term यूज़ हो या फिर आपका advantages term यूज़ हो, और यू कैन ऑल्सो यूज़ प्रोज. तो इन तीनों वेज में आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. राइट द मेरिट्स और राइट द एडवांटेजेस और राइट द प्रोज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो मेरिट्स क्या क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के. जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ फीचर्स उनके मेरिट्स हैं एंड कुछ फीचर्स डीमेरिट्स हैं. सो ये सारे रिपीटेड चीज़ें हैं, कुछ नए इसमें मेरिट्स आएंगे. लाइक फर्स्ट आपका है लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज. लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये मेरिट है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है. कैपिटल वो होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी बनती है, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप बनाते हैं एंड उसमें जो हम स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट करते हैं या और भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, देन उसे हम बोलेंगे कैपिटल. ठीक है, तो कंपनी में बोला गया है कि कंपनी के कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा है. ठीक है, कंपनी ज़्यादा कैपिटल जो है इकट्ठा कर सकती है. कैसे कर सकती है? अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी के, आगे आप पढ़ोगे कि कंपनी किस किस टाइप की होती है, तो अभी के लिए हम पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं. पब्लिक कंपनी में क्या है कि उसमें जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स है उस पर कोई लिमिट नहीं है. पब्लिक कंपनी पे अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं. किसी भी कंपनी का मेंबर कैसे कोई बनता है? जब वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है. ठीक है, शेयर्स खरीदने का मतलब वो उस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस कंपनी में. तो अगर पब्लिक कंपनी के शेयर जो मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर्स अनलिमिटेड लोग खरीद सकते हैं. ठीक है, उन शेयर्स की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है. तो छोटी वैल्यू होती है, सारे लोग, बहुत सारे मैक्सिमम लोग खरीद सकते हैं उन शेयर्स को. तो उससे ये होता है कि कंपनी में कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है. कैपिटल जो है वो कंपनी, एक जो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी आपकी बात अगर करें, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल वो अपना कैपिटल रिसोर्स को बढ़ा सकती है. ठीक है, ऐसा क्या रीज़न समझ गया आपने कि पब्लिक कंपनी के जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं उनमें कोई लिमिट नहीं है. तो फर्स्ट आपका ये मेरिट है लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज. सेकंड मेरिट आपका आता है लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था क्यों होती है. तो लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी के मेंबर्स की, उनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड इन द सेंस, इसका ये मीनिंग है कि मेंबर्स जो हैं उनका उतना ही क्लेम रहेगा, उनका उतनी लायबिलिटी रहेगी जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करा है. ठीक है, जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा, जितनी गारंटी है, ये पूरा आपके पिछले वीडियो में एक्सप्लेन है. उतना ही कैपिटल जो है उतना ही लायबिलिटी उस मेंबर की होती है. कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है कि एट द एंड कंपनी डिसॉल्व होगी, क्रेडिटर्स अपने अपने सारा कर्ज, लायबिलिटी क्या एक कर्ज होता है, जब उसका लेने आएंगे, मांगने आएंगे, हाँ भी हमारा वापस करो कैश, या हमने जो भी आपको कर्ज दिया तो हमें वापस करो, देन वो हर मेंबर से केवल उतनी ही अमाउंट ले सकते हैं जितनी लायबिलिटी उस मेंबर की है. मतलब जितना कैपिटल उस मेंबर ने इन्वेस्ट करा है या जितने की गारंटी उस मेंबर ने दी है उस कंपनी को, उतना ही कर्ज वो क्रेडिटर आकर उनसे ले सकता है. उन मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पर वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं. उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो अपने जो लायबिलिटीज़ बन रही है, जो उनका कर्ज है, वो वापस नहीं ले सकते हैं. तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. तो ये एक कंपनी का मेरिट है. देखो, जो इन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये पिछली ओनरशिप से और आगे जो ओनरशिप आप पढ़ोगे उनसे रिलेटेड है. लाइक जैसे इसमें लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज है, तो अगर आप देखो तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कैपिटल रिसोर्सेज थे, ज़्यादा होते थे. पार्टनरशिप में कैपिटल रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा हो जाते थे. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग थे, सोल प्रोप्राइटर में केवल एक पर्सन रहता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स आ सकते हैं, तो उनका कैपिटल रिसोर्स और बढ़ जाता है. तो जब आप ये पूरी स्टडी कर लेंगे सारे ओनरशिप्स की, देन यू कैन रिलेट कि इनमें क्या क्या कंपैरिजन है, क्या इसका मेरिट इसका डीमेरिट बन गया, या इसका डीमेरिट इसका मेरिट बन गया, ऐसे हो जाता है. तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले आपका सेकेंड मेरिट था. थर्ड मेरिट आपका आता है कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस. कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, जो टर्म हमने देखा था वही है कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस. कंपनी जो है उसकी एग्जिस्टेंस वो कब तक रहेगी, वो कंपनी कब तक रहेगी कि हाँ भी वो कंपनी है, एग्जिस्ट कब तक करेगी
ये इसका रहता है परपेचुअल है, परपेचुअल वाला हमेशा के लिए, क्योंकि कंपनी को जो मेंबर्स ओन कर रहे हैं, कंपनी के ओनर्स मेंबर्स होते हैं, ये सब आपको बता दिया गया है। वो भले ही आएंगे चले जाएंगे, नए मेंबर्स आएंगे, बट कंपनी वहीं पर रहेगी। मेंबर्स की लाइफ पर वो कंपनी डिपेंड नहीं करती, मेंबर्स के रहने पर ना रहने पर वो कंपनी डिपेंड नहीं करती है। सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई मेंबर नहीं बचेगा कंपनी का, देन ऑल्सो द कंपनी विल एग्जिस्ट बिकॉज कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है वो लॉ क्रिएट करती है, लॉ जो है वो कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह देखती है, एंड देयरफॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज़ नॉट हैम्पर्ड एंड इट इज़ नॉट इन कंट्रोल और इन रिलेशन विद द लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी में रहती है, हमेशा रहती है, चलती रहती है, परपेचुअल सक्सेशन वाला। देन आपकी फोर्थ मेरिट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, सबसे पहले ये बताओ जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, ये कौन करता है? कंपनी में दो आपको टर्म्स बताए थे, दो पार्टीज़ होती हैं। एक आपकी पार्टी होती है शेयर होल्डर्स की, एंड दूसरा आपके होते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी के जो ओनर होते हैं, ओनर स्लैश मेंबर, उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं, एंड जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं, उन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं। तो मैनेजमेंट का काम कौन करता है? मैनेजमेंट का काम करते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट की फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो उनका ये एक प्रोफेशन, जैसे आपने प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोफेशन जो आपका होता है उसमें आपने पढ़ा था कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हें वो प्रोफेशन के अंदर आते हैं। उसमें मैनेजर्स थे आपके, ठीक है। तो मैनेजमेंट की जो अलग से जिन्होंने मैनेजमेंट की स्पेशलाइज स्टडी करी है उनको कंपनी में अपॉइंट किया जाता है एज अ मैनेजर, एज अ डायरेक्टर, जिन्हें डायरेक्टर बोला जाता है। एंड 6-7 लोगों का ग्रुप बनाकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स में डिफ्यूज्ड है। जो शेयर होल्डर है वो ओनर्स कहलाते हैं, एक कंपनी के मेंबर्स होते हैं कंपनी के, बट जो मैनेजमेंट का काम है वो डायरेक्टर्स के अंदर में आता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो सिंस ये मैनेजर्स जो मैनेजमेंट का काम एक कंपनी का देखते हैं, विच आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सो वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, उनकी नॉलेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स है कंपनी के, दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन से, डिफरेंट प्रोफेशंस में रह चुके हैं। लाइक समवन में बी अ डॉक्टर, समवन में बी अ टीचर, समवन में बी अ लॉयर, कुछ भी हो सकता है। बट जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो एफिशिएंसी होती है कंपनी के मैनेजमेंट में, एफिशिएंसी होती है बिकॉज जो मैनेजमेंट कर रहे हैं दे आर स्पेशलाइज्ड, ठीक है। अब आपका आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स पूरा पता है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वीडियो में ये बताया गया था शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी में शेयर्स का क्या रोल है। जो शेयर्स लेते हैं वो मेंबर्स होते हैं कंपनी के। अब अगर कोई चाह रहा है कि वो उस मेंबरशिप को छोड़ दे, कंपनी का मेंबर नहीं रहना चाह रहा है, देन वो क्या करेगा? उस शेयर को किसी को सेल कर देगा। शेयर्स को सेल करना, बाय करना कहाँ होता है? एक मार्केट है, उस मार्केट को नाम दिया गया है स्टॉक मार्केट, STOCK। स्टॉक मार्केट जो होती है, इसके बारे में आप आगे वर्स 11 में पढ़ोगे स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में आपके शेयर्स, जैसे आपकी आप कई टाइप की मार्केट्स हैं ना, वेजिटेबल मार्केट हो गई आपकी, ठीक है। देन आपका और किसी चीज़ की मार्केट ले लो, क्लोथ्स की पूरी मार्केट होती है वहाँ पे उसी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों का बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक्सचेंज होता है विथ मनी। स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स जो होते हैं इनका बाइंग एंड सेलिंग होता है, ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर शेयर्स में डील करा जाता है। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आप अपने शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इवन द मेंबर कैन सेल दो शेयर्स विच इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर्स, आपको ज़रूरत नहीं कि अगर आपने शेयर्स एक बार खरीदे तो लाइफ टाइम आपको अपने पास रखने, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र दो शेयर्स टू समवन एल्स, ठीक है। बट कई जगह कुछ ओनरशिप्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हाँ भाई अब वो अलग आपका चला जाएगा, वो उस ओनरशिप की पूरे अंदर की मैनेजमेंट पे जाएगा कि शेयर्स के साथ उन मेंबर्स को कैसे क्या करना है, ठीक है। जनरली अगर बात करी जाए तो शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में। तो ये आपका 5th मेरिट था कि ट्रांसफरेबिलिटी अवेलेबल होती है कंपनी में।
कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बातें हो रही है जनरली बात हो रही है, आगे एक्सेप्शंस होंगे, रूल्स होंगे, अलग अलग टाइप की कंपनीज़ है तो उनके अलग अलग रूल्स होंगे। वहाँ पर ये मेरिट डीमेरिट थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट से लग सकते हैं कि यहाँ तो ये मेरिट था, वहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं। तो वो चीज़ इसलिए बिकॉज देखो सारी चीज़ें डायनेमिक हैं। ये मेरिट सारे आपके जो चीज़ें हैं, मेरिट है डीमेरिट है, ये आपका जनरल बताया जा रहा है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है कि हाँ भी ऐसे ही होना है। तो इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, कौन सी टाइप की ओनरशिप पढ़ रहे हो। कंपनी में भी आगे जाकर बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जहाँ पर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बाद अब 6th आपका मेरिट है। नाउ 6th आप देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? दो वर्ड है, इकोनॉमीज एंड स्केल। इकोनॉमीज़ का मतलब आप समझ लो पैसा बच जाना, ठीक है, पैसा बच जाना, इतना आप समझो। इकोनॉमी का मतलब स्केल क्या है? देखो स्केल का ये मतलब है कि आप स्केल क्या होती है, स्केल जब मेजर करते हो, ठीक है, तो स्केल का मतलब है कि कितने दूर तक आपका वो बिज़नेस ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, आपको बिज़नेस ऑपरेशन कितने दूर तक फैला है, ठीक है। अगर आप देखो आपके जो लोकल नेबरहुड में शॉप्स होती हैं तो उनकी स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है, ठीक है। क्यों स्मॉल है? बिकॉज उस शॉप में जनरली उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के ही लोग आकर सामान खरीदेंगे। लाइक अगर आप चौक में रह रहे हो देन सिविल लाइन्स के लोग या फिर और कहीं दूर के लोग उस चौक में एक छोटी सी शॉप से लेने नहीं आएंगे, बिकॉज उनके लोकेलिटी में भी अलग से एक शॉप बनी हुई है। तो ये है कि इन शॉप्स का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, जहाँ पर जितने एरिया में इनकी डीलिंग्स हो रही हैं वो स्मॉल एरिया है, उनकी स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है। जनरली कोई भी अगर बिज़नेस होता है तो वो ये चाहता है कि उसके स्केल ऑफ ऑपरेशंस लार्ज हो, उसका बिज़नेस दूर दूर तक फैले। ग्रोथ यही होती है बिज़नेस की। बिज़नेस की ग्रोथ क्या है? बिज़नेस की ग्रोथ ये है कि वो बहुत दूर दूर तक अपना बिज़नेस करे। पहले वो पॉसिबल, अगर एक सिटी में बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है देन दे विल ट्राई कि उनका बिज़नेस एक सिटी में फैले, देन स्टेट में फैले, कंट्री में फैले, एंड देन कंट्री के बाद भी इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी हो। तो ऐसे बिज़नेस ग्रो करता है। तो ग्रो करने के इसमें बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये है कि लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन होनी चाहिए। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये है, एक आपकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का एक आप क्या बोल सकते हो, एक लाइन बताई गई, वो ये है कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस अगर होंगे, अगर दूर दूर तक हमारे ऑपरेशंस चलेंगे, देन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या चीज़? COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड को, जिस भी गुड में हम डील कर रहे हैं, उस गुड के प्रोडक्शन में जो पैसा हमारा लग रहा है, अगर हम मार्कर्स बनाकर बेच रहे हैं तो हम मार्कर बनाने में कितना पैसा लगा रहे हैं वो हमारे लिए उस मार्कर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टर्म है। तो ये बोला जाता है कि फिर से वापस आते स्केल पे, लार्ज स्केल ऑपरेशन अगर हम करेंगे, क्या कैसी सीरी? लार्ज स्केल ऑपरेशन दूर तक अगर हम करेंगे देन हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। हमें कम पैसा लगाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए, और इससे हमें इकोनॉमी मिलेगी। इकोनॉमी मतलब इससे पैसा कम होगा। पैसा कम होगा ना, कैसे होगा? लार्ज स्केल ऑपरेशन करोगे, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मनी कम हो गया, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस चीज़ का मेन रीज़न, इस चीज़ का मेन यूज़ क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज़ पहले एक एग्जांपल से बताते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज़फुल कैसे है, ठीक है, किसके लिए यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है। लाइक आप एक चीज़ अज्यूम करो, चलो आपने क्या किया, आपको मैंगो शेक बनाना है, ठीक है। मैंगो शेक किस में बनेगा? मिक्सर में बनेगा, ठीक है। मैंगो शेक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मैंगो चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, मिल्क चाहिए, देन यू नीड शुगर और आइस क्यूब्स अगर आपका मन करे, मिक्सर चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी। इतनी चीज़ें आपको एक मैंगो शेक बनाने के लिए चाहिए। आपने क्या करा, आपने एक मैंगो लिया, 1 मैंगो आपने लिया, आपने उस मिक्सर में उसको डाला, उतने जितनी क्वांटिटी मिल्क रिक्वायर्ड था, शुगर, सारी रिक्वायरमेंट्स डाली, बिल आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी एंड देन आपका मैंगो शेक बन गया। अब आपने वो, जब आपने पूरा कैलकुलेट करा कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, कितने का मैंगो था, कितने का मिल्क लगा, देन आपका आया कि वो मैंगो कितने रुपीज़ का था? वो मैंगो आपका 20 रुपीज़ का मैंगो शेक बना। कितने का बना? 20 रुपीज़ आपको लगे उस मैंगो शेक को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी? उस मैंगो शेक को बनाने में 20 रुपीज़ लगे। अब जब आप इसको सेल करोगे
ठीक है, जब आप इसको सेल करोगे आपने 20 रुपीज़ पर ही सेल कर दिया कि हाँ भाई 20 रुपीज़ में आपके मैंगो शेक मिल गया, काम खत्म। अब हम इसको देखते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के व्यू से। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आपने वही मिक्सर लिया, ठीक है, मिक्सर वही है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वही है, आपने 1 मैंगो की जगह इसमें 3 या 4 मैंगोज डाल दिए, 5 मैंगोज चलिए डाल दिए, एंड देन आपने उसमें मिल्क रिक्वायर्ड डाला, शुगर रिक्वायर्ड डाली, एंड देन एक ही बार में आपका वो मैंगो शेक कितना बन गया, 5 ग्लासेस बन गया। कितना बन गया, 5 ग्लासेस मैंगो शेक आपका बन गया, ठीक है। इसमें टाइम आपका कितना लगा, सेम टाइम जितना आपका ये 20 रुपीज़ वाला एक ग्लास बनाने में लगा था, ठीक है। सर आपने ऑन करी, उसमें आपने थोड़ा सा ही बनाया, आपने उसमें ज़्यादा बनाया, कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम उतना ही लगेगा, टाइम आपका सेम लगा। इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही यूज़ हुई जितनी आपकी 1 ग्लास ऑफ मैंगो शेक बनाने में यूज़ हुई थी, हुई यूज़। मैंगो और मिल्क और जो शुगर आपने यूज़ करा उसका थोड़ा क्वांटिटी बढ़ गया होगा। तो इससे क्या हुआ, 20 रुपीज़ में आपका वो पूरे का बना, ठीक है। मान लीजिए 20 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आपका वो 25 रुपीज़ का पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो 5 ग्लासेस मैंगो बन गए, ठीक है। 5 ग्लासेस मैंगो 25 रुपीज़ में आपके बन गए। अब आप एक ग्लास कितने का बेचोगे, अब आप एक ग्लास बेचोगे 25/5 5 रुपीज़ का। एक ग्लास मैंगो जो आपने एक बार में केवल एक ही इंसान के भर के लिए बनाया, तो आपका वो एक ग्लास ऑफ मैंगो शेक 20 रुपीज़ का था। जो आपने सेम मिक्सर में 5 ग्लासेस ऑफ मैंगो शेक का सामान डालकर बनाया, टाइम और जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी और जो मिक्सर यूज़ करा उसका कॉस्ट सेम रहा आपका, देन आपका ₹5 का 1 ग्लास ऑफ मैंगो शेक बन के तैयार हुआ। क्या हुआ ये, जब आपने लार्ज प्रोडक्शन करी, ज़्यादा प्रोडक्शन करी, 5 ग्लासेस मैंगो शेक बनाया, देन आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट मैंगो शेक था वो 20 रुपीज़ से 5 रुपीज़ हो गया, कम हो गया। यही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आपका ये 5 रुपीज़ का ग्लास हो गया, अब कोई इंसान अगर है तो वो इंसान 20 रुपीज़ का मैंगो शेक, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, वो कस्टमर 20 रुपीज़ का मैंगो शेक लेगा या 5 रुपीज़ का लेगा, 5 रुपीज़ का लेगा, ठीक है। 5 रुपीज़ का मैंगो शेक अगर कहीं लग रहा है तो मैक्सिमम लोग उस जगह से मैंगो शेक लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। पूरा रिलेटेड एक आप इसको सर्कल में समझ सकते हो, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एक कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब था। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हमको ये जानना है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट कैसे बन गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इसलिए बन गया बिकॉज इन मेरिट्स की वजह से, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, एफिशिएंट मैनेजमेंट के वजह से जो कंपनी है उसने अपने ऑपरेशंस बढ़ा दिए। उसने वो मैंगो का प्रोडक्शन एक की जगह 5 ग्लासेस का बनाया। जैसे ही उसका ग्रोथ हुई, उस कंपनी ने ज़्यादा प्रोडक्शन करी, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों कम हुआ, बिकॉज कंपनी जो थी उसके पास लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज थे, उसकी मैनेजमेंट जो कंपनी की हो रही थी बहुत एफिशिएंटली हो रही थी, जिससे वो कंपनी ग्रो और एक्सपैंड कर रही थी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी देन उसका क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, एंड इसी चीज़ को हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहते हैं। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेरिट इस तरह से बनता है, बिकॉज कंपनी ये चीज़ कर सकती है। एक की जगह 5 क्लासेस ऑफ मैंगो शेक का प्रोडक्शन कैसे होगा, बिकॉज कंपनी ग्रो कर सकती है। ग्रो क्यों कर सकती है, इन फैक्टर्स की वजह से। तो ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपकी बुक में ये सब नहीं है, बट आई थिंक कि इफ़ यू वांट टू परस्यू इट एंड देन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा देन तो आप उस पर पूरा लिख सकते हो आराम से। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में इतना ही था। बाकी के मेरिट्स भी हम देखते हैं आगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स से डीमेरिट्स भी आएंगे, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर देन आपको वो लैंग्वेज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बाद हमारा आता है 7th मेरिट, एंड ये जो 7th मेरिट है ये मेरिट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट।
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है कंपनी की। क्यों? कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? फिर से बता रहे, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो है उन पर जो कंपनी का एक्ट है, जो कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी को रूल करता है, गवर्न करता है, वो कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। वो एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को। ये जो एक्ट है ये डायरेक्टर्स पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखा है, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करते हैं। एंड इस एक्ट की वजह से, कंपनीज एक्ट की वजह से डायरेक्टर्स को फॉरबिड करा जाता है कि वो रूल्स के हिसाब से काम करें, अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, कंपनी के लिए कोई भी गलत चीज़ ना करें। एंड इससे क्या है, जो मैनेजमेंट होगी कंपनी की वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर होगी, सबका उसमें बेनिफिट देखा जाएगा। केवल वो डायरेक्टर्स अपने बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर्स या कंज्यूमर्स या एम्प्लॉयज़ को हार्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट, वरना वो इलीगल हो जाएगा। तो एक तरीके से कंपनीज एक्ट जो है वो एक तरह से गवर्न बॉडी की तरह काम कर रही है कि हाँ भी वो कंट्रोल कर रही है डायरेक्टर्स को। ये आपका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। देन आपका आता है 8th गुडविल, एंड दैट इज़ गुडविल एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो कंपनी होती है उसकी गुडविल होती है, गुड रेपुटेशन होती है। क्यों होती है? देखो, कंपनी जब बनती है, जब कंपनी बनाई जाती है 11th में आप देखोगे कि कंपनी का जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो बहुत ही ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक कंपनी बना सकते हो। तो कंपनी बनने में इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रखती है जिससे जो पब्लिक है उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये जो कंपनी है अच्छे से सारे प्रोसेस फुलफिल कर रही है। ऐसी कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, एरी गैरी सो कंप्यूटरशिप नहीं है। अगर ऐसी कोई फालतू चीज़ है, कंपनी ने सारे अपने लीगल रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करी है, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक को उस पर एक ट्रस्ट रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कि इट इज़ इसको अप्रूवल मिला है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, कोई भी इलीगल काम ही नहीं कर सकती है या इससे हमें कोई हार्म नहीं हो सकता, बिकॉज इसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर कराई है। तो ये आपका जो कंपनी को इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, ये इस कंपनी के लिए मेरिट है। ऐसे मेरिट है क्योंकि इन फॉर्मेलिटीज़ की वजह से उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो ये आपका 8th मेरिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। देन आपका था 9th मेरिट, विच इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है? जो कंपनी है आपका कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। कैपिटल फॉर्मेशन देखो आप बड़े जगह और पढ़ोगे कि कैपिटल फॉर्मेशन एक कंट्री के लिए बहुत ही, इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर कैपिटल बनता है। कंपनी एक ऐसी इंस्टीट्यूट है आपकी जिसमें लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो, कंपनी के मेंबर बन रहे हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके आप मनी लगा रहे हो, तो क्या होता है जो लोगों की स्मॉल सेविंग्स है वो यूटिलाइज हो रही है इन्वेस्टमेंट में। जब कंपनी में आप वो अपना मनी इन्वेस्ट करते हो, देन उस कंपनी के आप मेंबर तो बनते हो, बट उसके साथ साथ उस कंपनी में भी वो उतना मनी आता है। तो वो मनी आने से वो कंपनी भी अपनी इंडस्ट्रीज़, जो भी इंडस्ट्री है, कंपनी किसी भी टाइप की हो सकती है, जो भी अपना बिजनेस कर रही हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वो आपका मनी लग रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन पीपल का जो मनी है वो मनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लग रहा है, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर एन इकॉनमी। इन्वेस्टमेंट जो है इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इंडस्ट्रीज़ में लग रहा है। बैंक्स में अगर आप देखो ना, तो बैंक्स में भी आगे हम पढ़ेंगे जब बैंक्स के बारे में, तो उसमें भी यही है कि बैंक में जब आप पैसा लगाते हो, जब आप सेविंग्स कर रहे हो ना बैंक में, वो भी वो बैंक यूज़ कर रहा है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इकॉनमी के ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है। सो ये अक्सर क्या होता था, पहले क्या होता था, ये जो हमारा कॉमन जो पीपल है उनका जो मनी था, उनकी जो सेविंग्स है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती थी। ठीक है, ऐसा कोई मीडियम नहीं था कि उनके मनी को यूज़ करें। हम टैक्स तो पे करते हैं, बट ये सब चीज़ें भी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कंपनी में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, कंपनी ऑब्वियस सी बात है कंपनी हमारे लिए तो काम कर रही है। अगर आप वैसे देखो, प्रॉफिट मोटिव होता है कंपनी का, आगे डिटेल में यही पता चलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट मोटिव होता है, बट एट दी एंड वो सोसाइटी को सर्व करके ही प्रॉफिट कमाने हैं, उसको सोसाइटी को सर्व करके ही, सोसाइटी के लिए अच्छा करके ही प्रॉफिट कमाने हैं। तो वो पूरा एक सर्किल है। कंपनी जो है हमारे लिए काम करेगी, हम अपनी सेविंग्स कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी और ग्रो करेगी तो सोसाइटी के लिए और अच्छा होगा, ऐसे चलता रहता होगा।
तो ये बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी, बट अभी के यही है कि कैपिटल फॉर्मेशन में कंपनी हेल्प करता है, बिकॉज जो कॉमन पीपल है उनकी सेविंग्स जब इन्वेस्ट होती है तो कंपनी उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उन सेविंग्स को लगाती है, जिससे कंपनी में जो कंट्री है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो एक इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन के साथ हमने मेरिट्स तो ख़त्म कर लिए। कंपनी के जो रजिस्टर्ड कंपनी के मेरिट्स फिर से एक बार क्या कहते हैं, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज होते थे, लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, गुडविल रेपुटेशन होती थी, देन आपका था कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन, मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होती थी। उसके बाद आता था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पूरा उसके बारे में पढ़ा है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ द कंपनीज एक्ट। गुडविल रेपुटेशन आपको देख लिया, एंड देन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये एक कंपनी के मेरिट्स होते हैं। नाउ वी विल लुक टू द डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स कह लो, डिसएडवांटेजेस कह लो, कॉन्स कह लो, डीमेरिट्स किसी भी उस पर या लिमिटेशंस बोल दो, ये सेम चीज़ होती है आपकी। डीमेरिट्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी के? फर्स्ट डीमेरिट जो आपका आता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ डीमेरिट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मेरिट में देखा कि जो पब्लिक गुडविल है, जो पब्लिक में रेपुटेशन अच्छी बनी रहती है कंपनी की, वो इसलिए रहती है कि कंपनी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर आती है, तो वहाँ पर ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल था। बट अगर वैसे आप देखो तो ये एक डीमेरिट कंपनी के लिए भी होता है। तो आपको इस चीज़ों को लेकर, मेरिट और डीमेरिट को लेकर फिक्स नहीं होना है कि ये मेरिट है तो ये मेरिट ही रहेगा, डीमेरिट नहीं बन सकता है। ठीक है, हर चीज़ का एक गुड साइड होता है और एक बैड साइड होता है। तो मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि आप किस तरह से उस चीज़ को देख रहे हो। अगर आप इसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को मेरिट की तरफ से देखो, देन इन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करने से कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बन जाती है एज व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द अदर ओनरशिप स्ट्रक्चर्स लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। बट व्हेन इट कम्स टू द डीमेरिट, देन दीज लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या कर रहे हैं? टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है। तो इससे क्या टाइम लग जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते करते, तब जाकर एक कंपनी बनती है। तो डीमेरिट ही है। कैसे डीमेरिट है? बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तो उससे कंपनी को फॉर्मेशन में डिले लगेगा, डिले मतलब टाइम लग जाएगा, तब जाकर कंपनी बनेगी। लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपनी के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए डीमेरिट है। सेकेंड हम डीमेरिट देखेंगे, एंड दैट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन किस चीज़ की? मोटिवेशन काम करने की, कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए। काम तो सब करें, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने की अलग से मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन किस में नहीं होती? मोटिवेशन उसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती है, मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है कंपनी से। क्यों? कंपनी आपकी है, कंपनी के ओनर कौन है? कंपनी के ओनर है शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम मेंबर्स बोलते हैं। कंपनी जब अपना पूरा बिजनेस ऑपरेशन कर लेगी, साल के एंड में जब प्रॉफिट्स या लॉसेज होंगे, मान लो प्रॉफिट हो गए, तो वो प्रॉफिट्स किस में शेयर करे जाएंगे? आपके शेयर होल्डर्स में। तो डायरेक्ट लिंक जो बन रहा है कंपनी के प्रॉफिट्स का, और वो किन्हें मिलेंगे? वो शेयर होल्डर्स से बन रहा है। डायरेक्टर्स या जो मैनेजमेंट है उस कंपनी की, उसका एक डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा है कंपनी के एट द एंड उसका क्या प्रोग्रेस हो रही है, उससे लिंक नहीं बन रहा है। मैनेजमेंट का डायरेक्टली लिंक नहीं है रिवॉर्ड के साथ। कंपनी में जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, उसमें लिंक नहीं बन रहा है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट जो होगी उसका ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा ढिलाई करके काम करेंगी, वो अपने काम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगी, मोटिवेटेड नहीं रहेगी। आपको अगर आपका खुद का कोई काम करना है, देन आप उसको बहुत अच्छे से करते हो। बट अगर आपको है किसी और के लिए आपको करना है, आप अपना मान लो आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना असाइनमेंट बना दिया आपने, तो आप अपने प्रोजेक्ट में दिल जान लगा दोगे कि हाँ भी हमको अच्छे नंबर मिल जाए, यही एक सहारा बचा हुआ है। बट यही अगर आपको बोला जाए किसी दूसरे का कि हाँ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, इसको नंबर मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपका वो कम हो ही जाएगा। वो जो मोटिवेशन थी अपना प्रोजेक्ट बनाने के टाइम, वो सेम लेवल की मोटिवेशन आप किसी दूसरे पर्सन पे नहीं ला पाओगे। तो डायरेक्टर्स जो है वो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एंड कंपनी का डायरेक्ट लिंक आपका शेयर होल्डर्स के साथ है, डायरेक्टर्स के साथ नहीं। तो वो डायरेक्टर्स थोड़ा मोटिवेशन उनमें कम रहती है, सो डीमेरिट हो जाएगा कंपनी की। ठीक है, अगर वो मन से नहीं काम करेंगे, मोटिवेटेड नहीं रहेंगे एक बिज़नेस को ग्रो करवाने के लिए, देन बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, उतना तो नहीं कर पाएगा जितना हो सकता था। तो एक तरह से ये भी एक डीमेरिट हो गया आपका, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आपका आ रहा है
थर्ड डीमेरिट विच इज डिले इन डिसीजंस। डिले इन डिसीजंस, डिले इन डिसीजंस लेने में एक कंपनी का जो डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑन टाइम डिसीजंस हैव टू बी मेड इफ़ अपॉर्चुनिटी है एंड देन आपको वो ग्रैब करनी है, देन आपको डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा। कंपनी बिजनेस वर्ल्ड बहुत ही डायनेमिक है, अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी देन आप बहुत ही अच्छी चीज़ खो सकते हो। तो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है एंड उन डिसीजंस में डिले होना, लेट होना डीमेरिट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिले इन डिसीजंस क्यों होता है एक कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिले इन डिसीजंस वाली फैक्टर क्यों है, ये एक डीमेरिट क्यों है? बिकॉज ऑफ अभी दो वर्ड हैं विच इज़ रेड टेप एंड सेकेंड इज ब्यूरोक्रेसी। रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेप क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है? रेड टेप का मतलब रेड कलर का टेप नहीं, रेड टेप या रेड टेपिज्म, जिसको हिंदी में हम लाल फीता शाही बोलते हैं। लाल फीता शाही और रेड टेप का सिंपल आप यही मतलब समझ लो कि जब बहुत ज़्यादा ऊपर से कोई कंट्रोल करे, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत कंट्रोल करना, कहीं से कंट्रोल जब बहुत आ जाता है देन उस चीज़ को हम रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीता शाही कहते हैं। ठीक है, तो रेड टेप कंपनी में होता है। कंपनी में जो देखो, कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट क्या है, कंट्रोल कंपनीज जो लॉ है 2013 का कंपनी एक्ट वो गवर्न कर रहा है। कई ऐसे, अभी तो आप उस रियल वर्ल्ड में नहीं हो जहाँ कंपनी पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पर अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल ऊपर अथॉरिटीज़ से रहता है, ऊपर हाई लेवल के अथॉरिटीज़ से बहुत कंट्रोल रहता है एंड जिसकी वजह से जब तक उनका ऑर्डर नहीं आएगा डिसीजन कैन नॉट बी टेकन, तो इससे डिसीजन डिले हो जाते हैं। तो रेड टेप का यही मतलब है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होना, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स या पेपर वर्क इन्वॉल्व होना, रेड टेप ही होगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी आप ये समझ लो अभी कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। किसी भी एक ऐसा प्रोसीजर जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, आपको कोई अपनी कोई डिसीजन की हम बाजूरी डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को आप फाइनल करते करते इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एट द एंड फाइनल डिसीजन तक बहुत लेट हो सकता है। तो ये कंपनी में एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल, बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस। अगर इतने ज़्यादा रेगुलेशंस, इतना ज़्यादा कंट्रोल ना हो देन रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट ये चीज़ें हर जगह होती है, तो ये कंपनी के लिए डीमेरिट है। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की वजह से देयर इज़ अ डिले इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। तो ये आपका डीमेरिट था थर्ड, ये आपको मे भी समझ आ गया हो, बुक से रीड कर लेना, सही रहेगा। अब हम आते हैं फोर्थ डीमेरिट में। अंदर फोर्थ डीमेरिट इज इकोनॉमिक ओलिगार्की। बड़े अजीब अजीब टर्म्स हैं, इकोनॉमिक ओलिगार्की। इकोनॉमिक ओलिगार्की क्या क्या मतलब? इकोनॉमिक हटाओ, ओलिगार्की पर आओ। ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की का आपका मतलब है रूल बाय फ्यू। देखो, अभी तक हमने क्या बात करी थी? अभी तक हमने ये बात करी थी कि जो कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स जो थे, मैनेजर, उन पर कंट्रोल करती है कंपनी, आके बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है। ठीक है, रियल में क्या होता है? रियल में ये होता है कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की अगर बात करी जाए तो डायरेक्टर्स जो है, जो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, उनको कंपनी के बारे में ज़्यादा पता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो स्टडी करी है, वो मैनेजमेंट की स्टडी करी है, उनको पूरा प्रोसेस पता है, उनको डिटेल में इन डेप्थ चीज़ें पता है। शेयर होल्डर्स दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के, उनको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी उन मैनेजर्स को है। शेयर होल्डर्स को क्या है, जब मैनेजर्स को ज़्यादा नॉलेज, मैनेजर्स नहीं, हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स जो है उनकी नॉलेज ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे कि वो अक्सर क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, और मैनिपुलेट ऐसे कर देते हैं जिससे क्या होता है कि एट द एंड जब आप देखोगे तो कंपनी में कुछ ही लोगों का रूल चलता है, जबकि रूल नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, सबको सेम लेवल का मिला था, बट होता ये है एट द एंड में कि कुछ लोग रूल करने लगते हैं। देयर इज़ अ रूल बाय अ फ्यू पीपल। तो
दोज फ्यू पीपल में भी डायरेक्टर्स, कुछ शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है किस टाइप का रूल है, बट ये ओलिगार्की आ जाती है, कुछ लोगों का रूल चलने लगता है कंपनी के अंदर, ठीक है। वो क्यों चलता है, अब वो क्यों चलता है, देखो हर चीज़ का मेरिट डीमेरिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी गलतियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो इकोनॉमिक ओलिगार्की वाली प्रॉब्लम भी कंपनी में है। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम्स बताई जा रही है जो दे मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो डीमेरिट्स हैं, दे मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इकोनॉमिक ओलिगार्की, देयर इज़ अ रूल बाय फ्यू पीपल इन द कंपनी। तो इसमें आपको जैसे दिया गया है कि मैनेजमेंट जो कंपनी की है, इट इज़ सपोज टू बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव विल ऑफ द मेंबर्स की कलेक्टिव विल पर, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके कलेक्टिव विल पर हम काम करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने 4 डीमेरिट देख लिए। Now we look into some more demerits. Fifth one is corrupt management. अभी आप बोलोगे अभी तो ओलिगार्की पढ़ी है, रूल बाय मैनेजमेंट कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, करप्ट मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो वो था ओलिगार्की, रूल बाय अ फ्यू पीपल, ठीक है, तो कुछ लोग रूल करते थे। यहाँ है करप्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में करप्शन आना, ठीक है। मैनेजमेंट में करप्शन कैसे आ सकता है, बहुत तरीके हैं मैनेजमेंट में करप्शन आने के। जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। वो चाहे तो कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दे, चेंज कर दे, प्रॉफिट्स कुछ दिखाने हैं कुछ दिखा दे, लॉसेस कुछ दिखाने हैं कुछ दिखा दे, वो आराम से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्यों करते हैं, बिकॉज अब देखो वो उन्हें पता है कि इन चीज़ों से उनको किस तरह से फ़ायदा होने वाला है, तो वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए कंपनी की चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को गलत चीज़ें बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि उस कंपनी में करप्शन आ जाएगा। करप्शन मतलब वो ट्रू चीज़ नहीं दिखा रहे, रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल चीज़ें कर रहे हैं, वही करप्शन है। तो मैनेजमेंट में करप्शन हो सकता है। एक आपका केस था, एक अगर आपके पास टाइम होता है ना, आप उसको गूगल पे पढ़ लेना, साउथ सी बबल केस, बुक में आपके नाम दिया है साउथ सी बबल केस। उसमें बोगस कंपनी वाला शायद केस है वो, उसमें ऐसे ही डायरेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा था अपनी पावर्स का, एंड करप्शन से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया था। तो इसमें क्या है, बोगस कंपनी बन जाती है। बोगस कंपनी क्या होती है ना, कई बार आपने मे भी सुना हो ना सुना हो, कंपनीज होती हैं बन जाती हैं, हाँ कि ये कंपनी है, लोगों ने वहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया, बाद में देखा कंपनी गायब, उस जगह पे उस एरिया में कंपनी कोई है ही नहीं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, उन्होंने लगा दिया शेयर्स के, हाँ इनके तो इतने प्रॉफिट है, शेयर ये हो रहा वो हो रहा, लगा दिया, एट द एंड उनको पता चल रहा है इस नाम की कंपनी थी नहीं, या फेक कंपनी थी, फ्रॉड थी। तो ये सारी चीज़ें करप्शन एक उसमें आ सकता है, ठीक है, कंपनी में, ये भी एक डीमेरिट है। तो इन चीज़ों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, इन चीज़ों का लोग दूसरों को नुकसान भी करते हैं, अपना फ़ायदा भी केवल देखते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। अब सिक्स्थ आपका आ रहा है डीमेरिट, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत एक्सेसिव है, ठीक है। देखो ये तो बताया था गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है कंट्री में, एक्सेसिव चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। अभी एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल किसी वे में अच्छा भी होगा, किसी वे में गलत होगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ही गलत है कंपनी में, ठीक है। क्यों गलत है, डे टू डे ऑपरेशन भी उसके हैम्पर हो रहे हैं। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से ब्यूरोक्रेसी और ये सब चीज़ हो रही है जिससे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट करने लगी है कंपनी के ऑपरेशन से, कर सकती है, डीमेरिट है, कर सकती है, जिससे कि उस कंपनी में जो उसके ऑपरेशन है वो बहुत ही स्मूथली ना हो जाए, बहुत ही ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनके हर डिसीजन में, हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहे, एंड देन वो अपने उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती, गवर्नमेंट कंट्रोल किसी को पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो कंपनी में कंट्रोल की ज़रूरत होती भी है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाता है, देन वो उसका डीमेरिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये डीमेरिट था,
ये बात हमेशा याद रखना। ये डीमेरिट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में ये सारे डीमेरिट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। दे मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट। तो आप इन सारे मेरे डीमेरिट्स सबको फ्लेक्सिबली देख के चलो, इस पर रिजिड मत हो जाओ, ठीक है, ऐसे रहना है। देन आपका 7th आता है अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन क्या होता है, आप बस ये समझ लो कि जो डायरेक्टर्स से रिलेटेड है वो क्या कर सकते हैं ना, वो शेयर्स में के प्राइस में ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, शेयर्स के प्राइस को बदल सकते हैं। एंड उससे कैसे उससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो सब है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो डायरेक्टर्स जो है वो अनहेल्दी स्पेकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, लाइक इसमें आपको दिया है कि प्राइजेस जो शेयर्स के ये फ्लक्चुएट करते हैं, आपको तो पता होगा शेयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। एंड ये चीज़ें डिपेंड कर रही है कि कंपनी आपकी किस तरह से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बढ़ेंगे कम होंगे, वो सारी चीज़ें रिलेटेड होती है। तो फ्लक्चुएशन शेयर के प्राइसेस में लगा रहता है। ये फ्लक्चुएशंस किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी के लिए बुरा हो जाता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा अगर इनमें फ्लक्चुएशंस हो गया, अगर जो डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट, वो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करेगी, तो उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स के साथ गलत होगा, लॉस हो जाएगा उनका। तो ये अनहेल्दी स्पेकुलेशन भी एक कंपनी में हो सकता है। कैसे हो सकता है, डायरेक्टर्स ने मैनिपुलेट द एनुअल अकाउंट्स टू मेक इलीगल गेन्स। जो अपने उनके एनुअल अकाउंट्स बन रहे हैं उनमें वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिससे उनको इलीगली, देखो इलीगल काम करेंगे तो वो चीज़ अनहेल्दी होगी, उनके लिए फ़ायदेमंद है डायरेक्टर्स के लिए, बट शेयर होल्डर्स के लिए और बाकी लोगों के लिए वो एक लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका अनहेल्दी स्पेकुलेशन था। देन आपका आता है 8th डीमेरिट, विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कई मैटर्स पर हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कैसे रिलेशन है लोगों के बीच में। अब एक कंपनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत टाइप के लोग हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, आगे आप पढ़ोगे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बहुत से टाइप की पार्टीज़ है, बहुत से टाइप के लोग हैं, अलग अलग लोग, सारे लोग डायनेमिक होते हैं, उनमें अक्सर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डीमेरिट है कंपनी के लिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जब हो जाते हैं, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कंपनी में, तो उससे क्या होता है ना, एम्प्लॉई मोरल कम हो जाता है। एम्प्लॉई मोरल क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम करते हैं, जब उनके हेड ही लड़ेंगे आपस में, तो एम्प्लॉई का मोरल डाउन होगा ही होगा। अगर आप अपने स्कूल जाते हो, आप वहाँ पर पढ़ते हो, एंड देन आप ये देखो कि टीचर्स ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, प्रिंसिपल जो है वो टीचर्स में, उनके में और टीचर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो, टीचर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, स्टाफ में, देन उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को एक वो आ जाएगा कि नहीं, आई डोंट थिंक दिस प्लेस इज़ गुड फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे तो आपस में वही लोग झगड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, एम्प्लॉय मोरल जो है वो गलत चीज़ सीखेंगे। जैसे आप स्टूडेंट हो तो ऐसे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी जो देखेंगे उन पर वैसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे एम्प्लॉय मोरल डाउन हो जाएगा, एंड दे मे ऑल्सो थिंक कि इट्स बेटर टू लीव द कंपनी। जैसे आप भी सोच सकते हो कि इट्स बेटर टू लीव द स्कूल, ऐसा हो जाता है। तो दिस थिंग इज़ बैड फॉर अ कंपनी, इट इज़ अ डीमेरिट फॉर अ कंपनी, अगर उनके ही आपस में जो वेरियस ग्रुप्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। नाउ वील सी द 9th डीमेरिट, एंड दैट डीमेरिट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं रहती है। अब सीक्रेसी सब में नहीं रहती है, पहली बात। कंपनी कई टाइप की होती है, पब्लिक कंपनी की यहाँ बात हो रही है। पब्लिक कंपनी जो होती है आपके, आगे आप देखोगे कितनी टाइप की कंपनीज होती है, उसी में पब्लिक कंपनी एक आती है आपकी। पब्लिक कंपनी के बारे में ये है कि उसको अपने जो एनुअल अकाउंट्स हैं वो फुली पब्लिश करने हैं, पब्लिकली उनके एनुअल अकाउंट्स रहते हैं। जब साल के एंड में वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, देन वो पब्लिश होते हैं, एंड एनी वन कैन सी दोज द अकाउंट्स ऑफ दैट पब्लिक कंपनी। तो इससे क्या, जब उनके अकाउंट सब देख सकते हैं तो उनके जो कई बिजनेस सीक्रेट्स सब रिवील हो जाते हैं। एंड सीक्रेट्स मेंटेन करना बिजनेस में अच्छा होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सीक्रेट्स रखी हुई है देन बेनिफिशियल होता है। वरना इससे क्या होगा, इससे सीक्रेट जो है दूसरों को पता लग जाएंगे, एंड इट में हैम्पर द कुछ भी उस कंपनी के साथ गलत हो सकता है, बुरा हो सकता है, ठीक है।
अपने सीक्रेट्स कौन बताना पसंद करेगा? तो पब्लिक कंपनी भी चाहती है, कंपनीज भी चाहती है कि उनका सीक्रेट ना रिवील हो, बट जो पब्लिक कंपनी है उसमें ये होता है कि इट हैज़ टू रिवील ऑल इट्स सीक्रेट्स, उनके सारे सीक्रेट्स आ ही जाते हैं बाहर, तो इसलिए ये उस कंपनी के लिए डीमेरिट है। तो हम जनरल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा गया कि पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है। और भी कंपनीज हैं जिनमें ये वाला डीमेरिट नहीं प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो इसीलिए बोला गया कि ये जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, दे मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट। लैक ऑफ सीक्रेसी पब्लिक कंपनीज के लिए बोला जा रहा है। 10th आपका आ रहा है डीमेरिट, सोशल इविल्स। सोशल इविल्स क्या होते हैं? सोशल इविल का मतलब है सामाजिक बुराइयाँ, ठीक है। तो कंपनी जो है उसमें भी सोशल इविल्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मोनोपोली, आपने वर्ड सुना है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक ही का कंट्रोल होना, किसी एक का राज होना, ठीक है। कंट्रोल बाय वन कंपनी। मोनोपोली सही चीज़ नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पूरे बिजनेस वर्ल्ड में एक ही कंपनी कंट्रोल करेगी, बाकी कंपनीज़ का क्या होगा? तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मोनोपोली आपकी एक बहुत ही बुरी सोशल इविल है, ठीक है। तो जैसे इसमें जैसे दिया गया कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू कॉम्बिनेशंस, मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड्स। इससे क्या होगा, जब किसी कंपनी, कोई कंपनी मोनोपोली बन जाएगी या किसी कंपनी का जो सारी इकोनॉमिक पावर है एक कंट्री की, वो एक ही के कंट्रोल में आ जाएगी, देन उससे क्या होगा, कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एक कंट्रोल करने लगेगा, किसी एक का राज हो जाएगा, देन ऑब्वियस सी बात है कि जो कंज्यूमर्स हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। एक का कंट्रोल कभी भी सही नहीं होता है, तो डिक्टेटरशिप आप उसको बोल सकते हो। तो कंपनी में ये मोनोपोली वाली एंड कंट्रोल बाय वन वाली चीज़ सोशल इविल प्रेजेंट होती है। हर जगह प्रेजेंट नहीं होती है, मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होगी देन इट विल बी अ डीमेरिट फॉर दैट कंपनी। कंपनी के लिए क्या, वो डीमेरिट सबके लिए हो जाएगी, कंज्यूमर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल इविल्स डीमेरिट रहेंगे। तो यहाँ पर भी कंप्लीट द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी आप ये दोनों चीज़ें एक बार अपने बुक से रीड कर लो, तो जो कॉन्सेप्ट जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, देन रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ें आप उसको रीड कर लोगे, देन क्लियर हो जाएंगे माइंड में। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी की सूटेबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज़ क्या है, और आगे की कुछ चीज़ें हैं उनको देखा जाएगा। टिल देन जस्ट स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।